नमस्कार छात्रों, मैं अल्पिता बासा आज आपके सामने उपयोजित लेखन विभाग यानी राइटिंग स्किल को लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस विभाग में पत्र लेखन, कहानी, विज्ञापन, वृत्तांत लेखन, गद्य आकलन, निबंध आदि आते हैं। जिसमें गद्य आकलन इस विधा को आज मैं आपके सामने पढ़ाने जा रही हूँ। गद्य आकलन बड़ी ही आसान विधा है जिसे 4 अंक होते हैं। परिच्छेद पर हम उसे प्रश्न पूछते हैं और उस विधा को पढ़ने के पश्चात आकलन द्वारा उसके प्रश्न परीक्षा में लिखते हैं। तो आज मैं आपको गद्य आकलन पढ़ाने जा रही हूँ। तो हमारा पहला टॉपिक है गद्य आकलन। गद्य आकलन आकलन से तो आपको पता ही चला होगा कि आकलन का अर्थ होता है विचार ग्रहण अर्थात अर्थ ग्रहण। हमें परिच्छेद में जो परिच्छेद दिया होता है उस परिच्छेद को हमें पढ़कर उसे अर्थ ग्रहण कर उसके ऊपर प्रश्न बनाने पड़ते हैं। अपठित गद्य खंड को पढ़कर उसके विचार भाव को समझ लेना चाहिए और उसके आधार पर प्रश्नों की निर्मिति करनी चाहिए। अब ये प्रश्न निर्मिति कैसे करेंगे, इसके ऊपर मैंने आपके सामने कुछ स्वरूप या ध्यानपूर्वक बातें रखी हुई हैं। अब हम देखने वाले हैं गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों की निर्मिति करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। दिए हुए गद्य खंड को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। जी हाँ, परीक्षा में जब गद्य खंड आता है, परिच्छेद आता है तो बहुत से ज़्यादा विद्यार्थी जो होते हैं परिच्छेद न पढ़कर सीधा उसको देखकर प्रश्न निर्मिति करने का प्रयास करते हैं। हमें यह न कर पहले गद्य खंड को एक नहीं 2 बार पढ़ना है। जी हाँ, एक नहीं 2 बार उसे हमें ध्यान से पढ़ना है और उसके मुख्य मुद्दों को हमें ध्यान में रखना भी है कि गद्य खंड किसके ऊपर है, किस आधार पर है, क्या उन्होंने उसमें कहा है, क्या बातें बताई है, ये सारे मुद्दों को हमें ध्यान में रखना है। प्रश्न की रचना और उसके उत्तर प्रयुक्त गद्यांश पर आधारित होने चाहिए। जो भी प्रश्न हम बनाने जा रहे हैं या जो भी प्रश्न हम लेंगे उस प्रश्नों को बनाते समय हमारे प्रश्न उस परिच्छेद में से ही होने चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा गद्यांश पर आधारित ही प्रश्न हमें बनाने हैं। गद्य खंड की शब्दावली का उचित उपयोग किया जाना चाहिए। उसके साथ प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में भी होने चाहिए। ऐसे ही हमें प्रश्न बनाने हैं। अब ये जो प्रश्न निर्मिति है जिसमें हमें सिर्फ 4 अंक के लिए पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न इसीलिए हमें एक वाक्य के ही होने चाहिए। एक वाक्य में उत्तर दो, जैसा प्रश्न हमें परीक्षा में आता है उसी प्रकार से हमें एक वाक्य में प्रश्न पूछने हैं और प्रश्न पूछने के पश्चात इसके बाद हमें प्रश्न चिन्ह भी देना चाहिए। बहुत से ज़्यादा विद्यार्थी प्रश्न तो बनाते हैं लेकिन प्रश्न के बाद उसके पीछे पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। ऐसा न करके प्रश्न निर्माण होने के पश्चात हमें प्रश्न चिन्ह ही देना है। अब मैंने बताया कि ये प्रश्न चिन्ह हम बनाने हैं। ये प्रश्न हमें बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, क्या है इसके नियम, किस प्रकार से बना सकते हैं। तो मैंने आपके सामने मेरा एक चार्ट रखा है। जो चार्ट है प्रश्न चार्ट। आपके सामने बहुत सारे गोल स्वरूप में चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में आपको बताया जाता है कि किस प्रकार से हम प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में WH से प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आप व्हाट, वेयर, whom आदि प्रश्न पूछते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे हिंदी में भी कौन, कब, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन सा, किसका, कितना, किस मात्रा में, कहाँ तक, कितने काल तक, कब तक, कौन आदि से प्रश्न पूछकर अपने गद्यांश पर आधारित प्रश्न की निर्मिति कर सकते हैं। कैसे प्रश्न पूछने हैं ये मैं आपको ज़रा
सविस्तर से रूप में बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ, जब हम क्या से प्रश्न पूछते हैं तो हमारे प्रश्नों में यह जानकारी होनी चाहिए कि गद्यांश में हमें क्या बताया है, क्या जानकारी दी गई है, कब का है ये गद्य खंड, कहाँ का है, क्या समय काल उन्होंने बताया है, जगह स्थान कहाँ पे है, क्या है उनका उद्देश्य, क्यों उन्होंने ये हमें परिचय दिया हुआ है, कैसा स्वरूप है इसका, इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या है, क्या चुना है, कौन सा है, क्या व्यक्ति, किसका संबंध है, यहाँ पे कौन से व्यक्ति संबंध के बारे में, वस्तु संबंध में बारे में हमें बताया गया है, कितनी संख्या है, किस मात्रा में है, कहाँ तक है, ये क्या अंतर है इसमें, यह भी बातें हमें ध्यानपूर्वक देखना है। कितने कालावधि है और यह व्यक्ति कौन है या वस्तु है या किसी बारे में बताया गया है। ये सारी बातें को जब हम गहराई में जानेंगे, समझेंगे, उस गद्यखंड को आकलन करेंगे, उसके अर्थों को समझेंगे, उसके मुद्दों को समझेंगे, तो अपने आप ही हमारे सामने सारे प्रश्न निर्माण हो जाते हैं। जो प्रश्न हम बनाने वाले हैं, मैं दोबारा से आपके सामने एक बार वापस बोलना चाहूँगी। क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन सा, किसका, कितना, किस मात्रा में, कहाँ तक, कितने काल तक, कब तक, कौन आदि द्वारा हम इन प्रश्नों की निर्मित कर सकते हैं। ये हो गया प्रश्न चार्ट जो आपको पढ़ने के लिए बहुत उपयुक्त है। अधिकतर बच्चे यह समझते हैं कि गद्य आकलन में क्या पढ़ना है, बस प्रश्न बनाने हैं, हम कैसे भी बना सकते हैं। लेकिन आपके सामने अगर ये प्रश्न चार्ट हो तो आप एक बार भी उसके ऊपर गौर फरमाएंगे तो आप ढेर सारे प्रश्नों की निर्मित कर सकते हैं। ऐसे ही आपके सामने अभी एक मैंने प्रस्तुत गद्यांश रखा हुआ है जिसे हम पढ़ने वाले हैं और किस प्रकार प्रश्नों की निर्मित करने हैं, कैसे प्रश्नों की निर्मित करना है, क्या स्वरूप है, वह मैं आपके सामने बताने वाली हूँ। गद्य आकलन पर आधारित एक पैराग्राफ अब मैं आपके सामने पढ़ने वाली हूँ। निम्नलिखित गद्यांश पर ऐसे 5 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हों। किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। विद्यार्थियों का चरित्र ही राष्ट्र की संपत्ति होती है। वह समय का मूल्यांकन करना जानता है। वह बैटिंग, सिनेमा, मोबाइल एवं अन्य मनोरंजनों में आवश्यकता से अधिक लिप्त नहीं होता। उसके सामने सदा मंजिल रहती है और उसे ज्ञात है कि इन प्रलोभनों के वश में न होकर परिश्रम, तप, त्याग और साधना के कंटकाकीर्ण पथ पर चलकर ही वह कुछ बन सकता है। परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एवं समूचे विश्व के लिए वह तभी कुछ करने की क्षमता प्राप्त कर सकता है जब वह अपनी सर्वांगीण उन्नति करने का सामर्थ्य रखता हो। वह विद्यारूपी समुद्र का मंथन करके ऐसे मोती प्राप्त कर सकता है जो आज तक अनविद्ध रहे हैं। आपको यह जो गद्यांश है ये समझ में आया होगा, लेकिन मैंने इसे एक बार पढ़ा है तो हम यही समझते हैं। मैं आपकी जगह एक विद्यार्थी रहकर यह सोचूंगी कि मुझे यह गद्यांश एक बार में समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं इसे दोबारा पढ़ूंगी। किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। विद्यार्थियों का चरित्र ही राष्ट्र की संपत्ति होती है। वह समय का मूल्यांकन करना जानता है। वह बैटिंग, मोबाइल एवं अन्य मनोरंजनों में आवश्यकता से अधिक लिप्त नहीं होता। उसके सामने सदा मंजिल रहती है और उसे ज्ञात है कि इन प्रलोभनों के वश में न रहकर परिश्रम, तप, त्याग और साधना के कंटकाकीर्ण पथ पर चलकर वह कुछ बन सकता है। परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एवं समूचे विश्व के लिए वह तभी कुछ करने की क्षमता प्राप्त कर सकता है जब वह अपनी सर्वांगीण उन्नति करने का सामर्थ्य रखता हो। वह विद्यारूपी समुद्र का मंथन करके ऐसे मोती प्राप्त कर सकता है जो आज तक अनविद्ध रहे हैं। अब हमने जब ये पैराग्राफ पढ़ा है
तो इस पैराग्राफ के आधार पर अब हमें प्रश्न निर्मिति करनी है। तो कैसे प्रश्न का निर्मिति करेंगे? आपने तो मेरे साथ पैराग्राफ पढ़ा ही है, आपके सामने दिखाई भी दे रहा है स्क्रीन पे, और मैंने भी पढ़ा है। कोई बता सकते हैं इसके ऊपर प्रश्न क्या बन सकता है? ओके, पहला प्रश्न मैं बताती हूँ, कैसे उन्होंने निर्मित किया है। किसी भी देश की संपत्ति कौन होते हैं? कौन से उन्होंने प्रश्न निर्माण किया है? तो यहाँ पे कौन है, किसके बारे में हमें बताया है? विद्यार्थियों के बारे में बताया है। तो पहले ही पैराग्राफ में हमें उत्तर मिल जाता है कि किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। देखा आपने, एक वाक्य का प्रश्न है तो एक वाक्य में ही उत्तर आया है। साथ में प्रश्न खत्म होने के बाद प्रश्न चिन्ह भी उन्होंने दिया गया है, जो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद उन्होंने हमें दूसरा प्रश्न पूछा है, विद्यार्थी क्या करना चाहता है। तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछा गया है, विद्यार्थी किसके लिए कुछ क्षमता प्राप्त कर सकता है। विद्यार्थी किस प्रकार के मोती प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार हमने गद्य खंड पर ये 4 प्रश्न बनाए हैं। जब मैंने प्रश्न बनाए, हमारे सामने प्रश्न बनाए हुए दिखाई देता है, तो उसके आगे किसी भी प्रकार के उत्तर नहीं है। उत्तर तो हमें मन में रखने हैं, सिर्फ प्रश्न बनाने हैं। बहुतांश छात्र जो होते हैं परीक्षा में प्रश्न भी बनाते हैं और उत्तर भी लिखते हैं। उत्तर लिखना गलत है, उसके नंबर्स आपको नहीं मिलते, उसके अंक काटे जाते हैं। तो इसीलिए उत्तर लिखने में अपना समय बर्बाद न करते हुए सिर्फ प्रश्न बनाकर छोड़ देने हैं। अब मैं आपके सामने 5वां प्रश्न रीड करने जा रही हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि यह प्रश्न लिखना अनिवार्य नहीं है। अब इस पे ऊपर पाबंदी डाली गई है। 5वां प्रश्न यहाँ पे मैंने लिखकर बताया है कि आप इस गद्यांश को कौन सा शीर्षक देना उचित समझेंगे। अब यहाँ पे समझ में आया ही होगा कि उचित गद्यांश को शीर्षक देना अब हमें जो हमारे महाराष्ट्र बोर्ड ने मना किया है, कोई भी अगर विद्यार्थी या छात्र इस प्रश्न को लिखता है तो उसके अंक काट दिए जाते हैं। इसीलिए आपको यह प्रश्न लिखना नहीं है, क्योंकि हमारे पास 13 प्रश्नों के प्रकार हैं। 13 प्रकार से हम प्रश्न बना सकते हैं, तो इसीलिए हमें प्रश्न बनाने हैं। और 4 अंक का प्रश्नावली है यह, तो 4 अंक लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे में से इसमें से एक कोई प्रश्न निर्मिति गलत साबित हो सकती है, तो आप एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं 5-6, लेकिन प्रश्न के प्रकारों में से ही बनाना है। कब, कौन, कहाँ, किसे, कैसे, कितना, इस रूप में हम प्रश्न बनाएंगे। उचित शीर्षक देना यह प्रश्न नहीं बनाएंगे। मुझे लगता है कि मैंने जो आपको यह बात बताई है वो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब मैंने आपके सामने कृति स्वाध्याय रखे हैं। कृति स्वाध्याय यानी क्या? वर्कशीट। हम ये वर्कशीट आपको जो दी गई है, जो आपके सामने आपको दिखाई दे रही है, मैंने आपको 1, 2, 3 वर्कशीट दी हुई है। पहली वर्कशीट जो है वह गीता जीवन की कला सिखाती है। दूसरी वर्कशीट जो है उन्नति के पथ पर चलने वाले छात्र की है। और तीसरी वर्कशीट जो है वह हमें सद्गुणों के बारे में बताती हुई दिखाई देती है। अब ये जो तीनों वर्कशीट जो हमने बताई गई है, इसे आपको रिवीजन के रूप में लिखना है। जब हमारा स्कूल रीओपन हो जाएगा, तब आपकी सब्जेक्ट टीचर्स इन वर्कशीट को चेक करेगी। आपके पास ये सारे सवालों के जवाब होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ा, सुना और छोड़ दिया। इसके ऊपर आपको एक स्वाध्याय बुक बनानी है, और आपको जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसकी वर्कशीट मिलेगी। यह रिकॉर्ड हमारे पास भी रहेगा और आपके पास भी रहेगा, तो इसका स्वाध्याय भी आपको बनाना है। मुझे लगता है मैंने आपको जो गाइडेंस दिया है, जो समझाया है, उसे आप उचित तरीके से समझ गए होंगे। और इस प्रकार मैं गद्य आकलन, ये जो 4 अंक का विभाग है आपके उपयोजित लेखन में, उसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ऐसे मैं आशा कर यहाँ पे अपना यह गद्य आकलन विभाग समाप्त कर देती हूँ। धन्यवाद।